नमस्कार दोस्तों, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रीट, सीटेट, एचटेट, यूपीटेट, एमपीटेट, किसी भी राज्य की टेट भर्ती हो, कोई सी भी राज्य की थर्ड ग्रेड भर्ती हो या अदर कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सभी के लिए हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। और संपूर्ण हिंदी व्याकरण के जो टॉपिक है वो आपको प्रतिदिन एक क्लास के माध्यम से यहां पर उपलब्ध करवाए जाएंगे। सामने आ रही है रीट एग्जाम और बहुत सारे साथी है जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्लास रहेगी। हमारा एक ही मिशन है कि जो चीज आप रटते हैं उसको छोड़िए और ट्रिक के साथ उसको अपने दिमाग में सेट कीजिए, जिससे आपका पर्सन गलत ना हो। जिस प्रकार लास्ट एग्जामों में हमने करवाया और आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं उनसे, तो इस बार भी हमारा मिशन यही रहेगा कि जो एग्जाम होने हैं जल्दी 2, 3, 4, 5 महीनों में, उनमें एक भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। इसलिए इस क्लासेज को, जो भी हिंदी व्याकरण की क्लासें आती है, इनको जरूर अटेंड करें। साथ में जो साथी शिक्षण विधियों की मांग कर रहे हैं उनको शिक्षण विधियां भी, हिंदी व्याकरण के साथ शिक्षण विधियों की भी क्लास आएगी। संपूर्ण शिक्षण विधियां आपको कंप्लीट करवाई जाएगी। आज हमारा टॉपिक रहेगा, हिंदी व्याकरण का पहला टॉपिक रहता है भाषा एवं वर्ण विचार। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और जो जहां पर आपको दिक्कत होती है उसको हम ट्रिक के साथ सोल्व करेंगे, बाकी जो नॉर्मल है वो हम देखेंगे। दोस्तों, तो शुरू करते हैं। आपसे आशा यह रखता हूं कि आप लाइक करने के साथ उन मित्रों के पास शेयर कर देंगे जो आपके साथ जुड़े हुए हैं दोस्तों, जिससे उनको भी पता चल सके कि यहां पर अच्छी क्लासें हैं जो मिल रही है दोस्तों। और जो भी नए साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। हम सबसे पहले देखिए मित्रों, भाषा होती क्या है। बात तो वर्ण विचार की करेंगे, भाषा से रिलेटेड हम भाषा होती क्या है यह देख लेते हैं। मनुष्य को अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए जिस माध्यम की आवश्यकता होती है उसे ही भाषा कहते हैं। कहने का मतलब, मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए किसका प्रयोग करता है? भाषा का प्रयोग करता है दोस्तों। यही क्या होती है? आपकी भाषा होती है। जो मैं आपको जो ये पढ़ा रहा हूं, ये भाषा के माध्यम से आप मेरे को सुन रहे हैं ना मित्रों, तो ये भाषा है, तभी आप मेरे को सुन रहे हैं, मेरे को समझ रहे हैं दोस्तों। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है भाषा का व्यवस्थित क्रम। यह रहा भाषा का व्यवस्थित क्रम। देखिए, वर्ण या ध्वनि सबसे छोटी इकाई होती है। इनके मिलने से शब्द के मिलने से वाक्य के मिलने से पद, और पद के मिलने से भाषा का जो निर्माण है वो होता है। अब यहां से देखिए, क्वेश्चन दो प्रकार का क्वेश्चन यहां से बन सकता है। एक तो इसका सीधा क्रम आपसे पूछा जा सकता है, दूसरा क्वेश्चन बनता है इससे दोस्तों, ये लिखी हुई है ध्वनि, यहां से आपका क्वेश्चन बनता है। ध्वनि के अंदर एक वर्ण आएगा और दूसरा अक्षर आएगा दोस्तों। ध्वनि और अक्षर, वर्ण और अक्षर, इन दोनों चीजों को आपको याद रखना है। यह किनको बोला जाता है? तो देखिए मित्रों, वर्ण और अक्षर, यहां पर देखिए, ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। अगर आप किसी ध्वनि को लिख रहे हैं, जैसे मैंने यहां पे वर्ण लिखा है, तो ये क्या है? वर्ण है दोस्तों। ये क्या है? ध्वनि का लिखित रूप है। जबकि ध्वनि का उच्चारित जो रूप होता है वो क्या कहलाता है? अक्षर कहलाता है। जैसे मैं बोल रहा हूं, ये क्या है मेरा? अगर मैं आपको बोलूं कि क, तो ये क्या होगा? एक अक्षर हो जाएगा दोस्तों। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। वर्णों के व्यवस्थित व क्रमबद्ध समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध जो समूह होता है उसको वर्णमाला कहा जाता है। जिस वर्ण के कभी खंड नहीं होते उन्हें अक्षर कहते हैं। जिस वर्ण के कभी खंड ना हो, जिसको तोड़ ना सके आगे हम, जैसे आपके सामने मैंने ये लिख दिया, क्या इसको तोड़ पाओगे आप? नहीं तोड़ पाओगे। ये पहले से ही जितना छोटा हो सकते हैं उतना छोटा है ये मित्रों। अगर मैं सीधा क लिखता इस प्रकार, तो इसको आप तोड़ सकते थे, क प्लस ए के अंदर तोड़ सकते थे ना मित्रों, क प्लस ए में। लेकिन मैंने पहले इसके नीचे अलंत लगा दिया है, ए को पहले ही अलग कर दिया है। तो जिस वर्ण के कभी खंड ना हो उसको अक्षर कहा जाता है। और भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई होती है, वो शब्द होती है आपकी। क्या होती है? शब्द होती है दोस्तों। यह था आपका भाषा का नॉर्मल ज्ञान आपके लिए। अब यहां पर एक नाम आया आपके वर्णमाला। अब बात कर लेते हैं इस वर्णमाला की कि यह वर्णमाला क्या होती है दोस्तों। तो चलिए वर्णमाला की ओर। वर्णमाला पूर्व निश्चित या निश्चित क्रम में व्यवस्थित लिखित संपूर्ण ध्वनि चिन्हों का समूह ही वर्णमाला कहलाता है। ऊपर हमने क्या देखी थी? वर्णमाला की परिभाषा,
कि वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। यहां पर क्या, पूर्व से निश्चित और एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित लिखित संपूर्ण जो ध्वनि चिन्ह है उनका जो समूह है उसको क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है। अब बात हम कर रहे हैं हिंदी व्याकरण की, तो हिंदी वर्णमाला के अंदर, हिंदी वर्णमाला है, इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है आपका स्वर और दूसरा आपका क्या है, व्यंजन। तो हिंदी वर्णमाला को दो भागों के अंदर बांटा गया है, पहला है आपका स्वर, दूसरा है आपका व्यंजन। दोस्तों वर्णमाला का जो तीसरा भाग होता है वो होता है अयोगवा। इसके बारे में इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। दो स्वर और व्यंजन तो आपने अच्छी तरह याद है, आपने बहुत अच्छी तरह पढ़ रखे हैं इनको तो, लेकिन ये अयोगवा क्या है, देखिए मित्रों, अयोगवा इसके अंतर्गत एक तो आपका अनुस्वार आएगा, अनुस्वार होता है ना मित्रों, अनुस्वार, वह एक विसर्ग आएगा। विसर्ग मतलब जो किसी भी जो वर्ण है उसके आगे लगते हैं, शब्द के आगे लगते हैं, ये दोनों शामिल होते हैं आपके अयोगवा के अंदर, क्योंकि ये ना तो स्वर है और ना ये क्या है, व्यंजन है। जो अयोगवा होते हैं ये स्वर और व्यंजन नहीं होते हैं, ये स्वर व्यंजन के साथ लगते हैं लेकिन ये स्वर और व्यंजन नहीं होते हैं। दोस्तों अब हिंदी वर्णमाला के अंदर हम कुल मूल वर्णों की बात करें कि कुल मूल वर्ण है कितने, तो वो है आपके 44 वर्ण, जिसमें 11 तो आपने स्वर पढ़े और 33 क्या है, व्यंजन। 11 स्वर और 33 व्यंजन, तो कुल कितने हो गए, 44 वर्ण होते हैं हिंदी वर्णमाला के अंदर। अब हम चलते हैं सबसे पहले स्वर की ओर, फिर पढ़ेंगे व्यंजन। चलिए मित्रों, स्वर और हर प्रकार से पढ़ेंगे, यहां पर जीवा की स्थिति के अनुसार स्वर है, या इसके अलावा हम बात कर लें कि मुखाकृति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, सब देखेंगे। स्वर होता क्या है मित्रों, परिभाषा देखिए, वे ध्वनियां जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। वे ध्वनियां जिनका उच्चारण हम क्या कर सकें, स्वतंत्र रूप से कर सकें, उनको क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। कोई दूसरा का सहारा न लेंगे, जिन ध्वनियों में हम किसी का सहारा नहीं लेते, वही जैसे अगर मैं यहां पे लिख दूं आपके सामने ऊ, तो इसका उच्चारण करते समय हम किसी का सहारा ले रहे हैं क्या, नहीं ले रहे हैं। जबकि मैंने यहां पे लिख दिया च, तो च का अगर हम उच्चारण करते हैं तो किसका, स्वरू का सहारा ले रहे हैं यहां पे, तो ये तो व्यंजन हो गया, जबकि ऊ ये क्या है, स्वर है। दोस्तों अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं पड़ती है उन्हीं को क्या कहा जाता है, स्वर कहा जाता है। अब देखिए स्वर है कौन से, 11 स्वर बताए मैंने, तो ये देखिए ए आ ई उ ए ऐ ओ औ और री, ये 11 स्वर होते हैं। गिन लो एक एक को, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11, ये 11 स्वर होते हैं। अब मित्रों स्वरों को भी क्या किया, दो भागों में बांट दिया। संस्कृत नहीं पढ़ रहे हैं, संस्कृत के अंदर 3 भागों में बांटा गया है, हम हिंदी पढ़ रहे हैं, संस्कृत की अलग बात होती है मित्रों। तो यहां पे देखिए स्वरों को भी क्या कर दिया गया है, स्वर दो प्रकार के होते हैं, पहले ह्रस्व और दूसरे दीर्घ स्वर। दोस्तों अब देखिए ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं, ह्रस्व स्वर या एक मात्रिक स्वर बोल सकते हैं जिनको, जिनको लघु स्वर हम बोल सकते हैं, जिनको मूल स्वर हम बोल सकते हैं। दोस्तों देखिए जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। वह स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगे उनको कहते हैं ह्रस्व स्वर। दूसरे होंगे दीर्घ स्वर। मित्रों हमारे दीर्घ स्वर वे स्वर होंगे जिनमें हमें क्या होगा, ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगेगा, उनको दीर्घ स्वर कहेंगे। तो देखिए ए ई उ री। अब यहां पे देखिए एक तो ए बोला मैंने, एक बोला आ, तो देखिए ए आ दुगुना समय लग रहा है ना मित्रों। तो याद रखना ए ई उ री ये क्या होते हैं, आपके ह्रस्व यानी मूल स्वर होते हैं और इनकी संख्या कितनी है, 4 है। दोस्तों दूसरे थे हमारे वो थे दीर्घ स्वर। अब देखिए दीर्घ स्वर के अंदर इनको द्विमात्रिक स्वर बोलते हैं, इनको मिश्रित स्वर बोलते हैं, इनको संयुक्त स्वर बोलते हैं, इनको संधि स्वर बोलते हैं, इनको गुरु स्वर बोलते हैं। इन नामों से भी दीर्घ स्वरों को जाना जाता है। तो देखिए इनकी परिभाषा, जिन स्वरों के उच्चारण में लघु स्वर जो ह्रस्व स्वर थे ना हमारे, उनसे दुगुना समय लगता है अथवा 2 मात्रा का समय लगता है। जो हमारे मूल स्वर या ह्रस्व स्वर थे वो एक मात्रिक थे और यहां पर 2 मात्राओं का समय लगे, तो 2 मात्राओं का समय लगता है, तो उनको क्या कहते हैं, हम दीर्घ स्वर कहते हैं। और इनके अंदर देखिए आ
ई ऊ ए ऐ ओ औ। 7 होते हैं कुल, ये 7 है जिनमें आप देख लीजिए ए ई ऊ री से आपको दुगुना समय बोलने के अंदर लगेगा। वैसे अगर आप बोलते ए आ, इस प्रकार नहीं बोला जाता, तरीका होता है ए आ, थोड़ा सा लंबे समय लिया जाता है आ के अंदर। अगर हमने छोटी ई लिखी ई ऊ, इस प्रकार थोड़ा सा लंबे समय, यानी द्विमात्रिक होते हैं, इस वजह से इनमें थोड़ा लंबा समय वो लगता है दोस्तों। अब यहां पे हमने देखो स्वर हम पढ़ रहे हैं, ह्रस्व स्वर पढ़ लिया, दीर्घ स्वर पढ़ लिया, लेकिन एक संस्कृत में स्वर चलता है तीसरा भेद, वो कौन सा होता है? प्लयुत स्वर होता है। एक बार मित्रों प्लयुत स्वर की भी जानकारी दे दूं आपको, जिससे आपको यह ना हो कि सर संस्कृत भी साथ में हमारी कंप्लीट होती जाए, क्योंकि सेम ही टॉपिक है, वहां संस्कृत में पढ़ना रहता है, यहां हिंदी में पढ़ना रहता है। संस्कृत है मित्रों, संस्कृत में तीसरा भेद माना गया प्लयुत, जिसके अंदर हम शामिल किसको करते हैं? ओम। ये देखिए ये है, इसको शामिल करते हैं उसके अंदर, ओम ये है, ये प्लयुत स्वर होता है तीसरा। अब देखिए मित्रों हम बात किसकी कर रहे हैं? दीर्घ स्वर की। दीर्घ स्वर के अंदर भी जो दीर्घ स्वर है इनको 2 भागों के अंदर बांटा गया है। अब दीर्घ स्वर के अंदर इनको 2 भागों में बांटा है, जिसमें पहला है दीर्घ स्वर और दूसरा है संयुक्त स्वर यानी संधि स्वर। संधि स्वर, दीर्घ स्वर में तो आएंगे आपके आ ई ऊ, ये आएंगे, ए प्लस ए मिलेंगे तो आ, ई प्लस ई मिलेंगे तो ई, ऊ प्लस ऊ मिलेंगे तो ऊ, ये बन गए। अब देखिए संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर जिनको संधि होती है यहां पे, ये संधि में भी हमारे काम में आएंगे दोस्तों। जब हम संधि पढ़ेंगे तो यही ट्रिक आपकी एक संधि में काम करेगी मित्रों। देखिए ए प्लस ई यानी ए के साथ ई के मिलने से ए का निर्माण हो रहा है, एक के साथ उ का मिलने से ओ का निर्माण हो रहा है, आ के साथ एक का मिलने से ऐ का निर्माण हो रहा है, आ के साथ ओ का मिलने से औ का निर्माण हो रहा है। तो ये हमारे जो 4 होते हैं ये तो होते हैं संयुक्त स्वर, और ये 3 है ये होते हैं हमारे दीर्घ स्वर दोस्तों। आ गया समझ में मित्रों? ये थे हमारे स्वर। अब हम बात करेंगे आगे स्वरों के विभाजन की। जैसे कि हम जीवा की बोलते हैं तो जीवा की स्थिति के अनुसार बोलते हैं, या मुख की आकृति के अनुसार है जो स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले चलिए मित्रों हम बात कर लेते हैं जीवा की स्थिति के अनुसार स्वरों का विभाजन। जीवा की स्थिति के अनुसार 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक अग्र स्वर, दूसरे मध्य स्वर और तीसरे होंगे आपके पश्च स्वर। समझे मित्रों? देखिए अग्र, जीवा जो जीभ होती है हमारी जीभ, उसके आधार पर जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के अग्र भाग में ही परियतन होता है, ये मान लो आपकी जीभ है इतनी लंबी, यहां से ये जुड़ी हुई है, अगर इस भाग में ही क्या हो? परियतन हो, तो उनको अग्र स्वर कहते हैं। अब देखिए आप बोलिए ई ए ऐ री, ये 5 स्वर है ना, ये अगर आप बोलेंगे तो जीभ की जो अग्र स्थिति, आगे की स्थिति है, वही सक्रिय होगी, वही क्या होगी? सक्रिय होगी दोस्तों। आया समझ में? इसलिए इनको क्या कहा जाता है? अग्र स्वर कहा जाता है। दूसरी बात करें मध्य स्वर, जो जीभ का जो मध्य भाग है, ये मध्य भाग, इसके अंदर जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के मध्य भाग में परियतन होता है, या जीभ का जो मध्य भाग है वो सक्रिय होता है, उनको मध्य स्वर कहते हैं। जैसे हम बात करें ए की, ए बोलिए ए, आपको अपने आप एक बार बोलने की ट्राई कीजिए, सही उच्चारण कीजिए, आप अपने आप आपको पता चल जाएगा कि ये कहां से निकल रहा है दोस्तों। ये हो गया हमारा पहला अग्र स्वर हो गया, दूसरा मध्य स्वर हो गया, तीसरा कौन सा बचा है? तीसरा बचा है हमारा पश्च स्वर दोस्तों। अब देखिए पश्च स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के पीछे का भाग में ही परियतन होता है वे पश्च स्वर कहलाते हैं। जैसे हमने ये जीभ बनाई थी, ये तो हो गया अग्र, जो अग्र भाग है वो अग्र स्वर यहां से, ये मध्य, अब बचा क्या है? पश्च भाग, ये वाला भाग यहां से मित्रों। अब देखिए यहां से आप अगर हम देखेंगे तो देखिए बोलने का प्रयास कीजिए, आ ओ ऊ ओ औ अ, ये सभी क्या है? पश्च स्वर होते हैं मित्रों। ये क्या होते हैं? आपके पश्च स्वर होते हैं। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर हम जीभ को यहां से लगा दें और ये देखिए हमारा गला है, ये नीचे, आग की धौनी हमेशा यहां से निकलती है, जीभ के जहां से पश्च से जीभ जुड़ती है उससे नीचे से
आग की ध्वनि है वो उत्पन्न होती है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखना है। अब एक ट्रिक आपके सामने लेकर आया हूं मित्रों, जिससे आप क्या कर सकते हैं, पद से चाहे जो आपकी जीवा की स्थिति के अनुसार जो स्वर है इनको याद कर सकते हैं। देखिए यहां से ए के मध्य, यहां से बन गया, मध्य के अंदर क्या आ गया आपका, मध्य के अंदर क्या आ गया मित्रों, ए आ गया है, मध्य में ए आ गया है। अब देखिए एक इमली के आगे एनक एडी जोड़ो। देखिए यहां पे आगे को कीजिए आप एक बार, आगे से देखिए क्या क्या है, एक इमली, तो यहां पे रेड किसको है, ई को कर रखा है, ई को कर रखा है। इसके अलावा एनक एडी को और जोड़ो तो ए और आई ये हो गए। अब इसके अलावा क्या बच्चा है मध्य के अंदर, सॉरी अग्रे के अंदर री भी बचा है, री को भी लगा लो साथ में, इसको आपको याद रखना है। अब देखो शेष बच्चे को बंधु मेरे पीछे जोड़ो, पीछे मतलब पश्च स्वर। अब पश्च के अंदर कौन कौन से बच्चे हैं, बच्चे कौन से हैं, वो देखिए ए आ गया, आ बच गया आपका, आ बच गया, ऊ बच गया, ऊ बच गया, ओ बच गया, औ बच गया। ये आपके क्या है, पश्च स्वर। तो यह है जीवा यानी जीव की स्थिति के अनुसार स्वरों का विभाजन। आगे हम चलते हैं और देखते हैं मुखाकृति के आधार पर स्वरों का विभाजन। मुख्य आकृति के आधार पर स्वर है, इनको 4 भागों में बांटा गया है, संवृत स्वर, अर्धसंवृत स्वर, इसके अलावा विवृत स्वर और अर्धविवृत स्वर। दोस्तों देखिए पहले हमें दिए हैं, वो दिए हैं संवृत स्वर यानी कि बंद, मुख्य आकृति कैसी रहेगी, बंद होगी। जैसे जब संवृत स्वरों का उच्चारण किया जाता है तो जीवा का अग्रभाग अधिक ऊंचाई पर होता है, जीवा का जो अग्रभाग है वो अधिक ऊंचाई पर जाएगा और जो मुख है वो बंद प्राय रहता है, मुख लगभग आपको लगेगा कि आपका बंद है दोस्तों। तो ये होते हैं संवृत स्वर यानी बंद मुख वाले स्वर। देखिए ई, ई, ऊ, ई, ऊ, ये 4 स्वर है, ये होते हैं आपके संवृत या संवृत स्वर दोस्तों। दूसरे हैं अर्धसंवृत स्वर, जिनमें आधा बंद मुख होता है, यानी कि मुंह है वो आधा खुला रहेगा या आधा बंद रहेगा। इन स्वरों के उच्चारण में जीवा की ऊंचाई संवृत से कम होती है। संवृत के अंदर जो जीवा की, अगर हम मुख की बात करें, यह आपका मुख है, यह आपकी जीभ है, तो यहां पर जा रही थी, ऊंचाई पर जा रही थी, जीवरा अग्रभाग है जो अधिक ऊंचाई पर जा रहा था। लेकिन इसके अंदर हम बात करें अगर अर्धसंवृत के अंदर, तो यहां पर जो जीवा की आकृति है वो इतनी ही ऊंचाई पर जाएगी दोस्तों। जैसे ए, ओ, एक बार बोलने का प्रयास कीजिए, जो इनकी ओरिजिनल ध्वनि है उसमें बोलिए आप, अपने आप आपको पता चल जाएगा। तो संवृत स्वर, अर्धसंवृत स्वर। अब आते हैं विवृत स्वर। विवृत स्वर जिनको खुला, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख पूरा खुला हो जाता है वह विवृत स्वर कहलाते हैं। आ, बोलिए मित्रों, आग की ध्वनि बोलिए, आपका मुंह है जो पूरा का पूरा खुल जाएगा, तो ये होते हैं विवृत स्वर। अर्धविवृत स्वर कौन से होते हैं, अर्धविवृत स्वर दोस्तों, इनके बारे में देखते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख विवृत स्वर से थोड़ा कम और अर्धसंवृत से अधिक खुलता है वे अर्धविवृत स्वर कहलाते हैं दोस्तों। जो हमारे विवृत स्वर है इनसे तो थोड़ा कम खुलेगा, लेकिन अर्धसंवृत स्वर खुले उनसे थोड़ा, यानी 3/4 मुंह खुलेगा आपका, वो होंगे अर्धविवृत स्वर। जैसे ए, आई, औ, ओ, ये आपके क्या है, अर्धविवृत स्वर है दोस्तों। आया समझ में यहां से? ये हो गए हमारे जीभ की आकृति के अनुसार, मुख की आकृति के अनुसार। अब बचा क्या है, ओष्ठ, होठों की आकृति के अनुसार। तो ये भी देख लो, ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर दोस्तों। ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर है, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं वर्ताकार स्वर, दूसरे होते हैं अवर्ताकार स्वर दोस्तों। वर्ताकार, जिन स्वरों के उच्चारण में होठों का आकार गोल हो जाता है, होठ है हमारे वो आपस में इस प्रकार का आकार हो जाता है होठों का, जैसे ऊ, ओ, औ, ओ, ये है, इनके अंदर वर्ताकार आकार होगा। जो आपके होठ है ना मित्रों, इस प्रकार देखिए, इस प्रकार आपके होठ है, जो इस प्रकार आपका मुंह है वो गोल हो जाएगा। अवर्ताकार स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोल नहीं होते हैं, होठ है अलग आकार ले लेते हैं, या तो आपका इस प्रकार देखिए, इस प्रकार से,
इस प्रकार से हो जाएगा। देखिए ए आ ई ए आई, इनमें देखिए तो ओष्ठाकृति के आधार पर कितने प्रकार के हो गए? 2, वर्ताकार स्वर, अवर्ताकार स्वर दोस्तों। अब चलिए मित्रों, अब यहां पर बचते हैं हमारे अयोगवाह, उनके बारे में भी देख लेते हैं क्योंकि ये भी क्या आपके इंपॉर्टेंट है। चलिए मित्रों, अयोगवाह वर्ण ये 2 प्रकार के होते हैं। अयोगवाह वर्ण है ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला अनुस्वार, दूसरा विसर्ग। अनुनासिक जो हम चंद्रबिंदु बोलते हैं ना, अनुस्नासिक, ये अलग ही है मित्रों। अयोगवाह वर्ण में 2 ही आते हैं, एक तो आपका अनुस्वार होगा, एक आपका विसर्ग होगा दोस्तों। अब देखिए अयोगवाह वर्ण स्वर के साथ ही प्रयुक्त होते हैं, इनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है और ये सदैव दीर्घ होते हैं। ह्रस्व नहीं होते, दीर्घ होते हैं दोस्तों। अगर स्वर के साथ जहां पर भी अयोगवाह वर्ण अनुस्वार विसर्ग लग जाए या चंद्रबिंदु लग जाए या अनुनासिक लग जाए तो वो क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा, चाहे ह्रस्व स्वर क्यों ना हो। अयोगवाह वर्ण का उच्चारण स्वर के बाद होता है। जैसे हमने यहां पे क स्वर लिख दिया, क के बाद अगर हमने यहां पे लगा दिया अनुस्वार तो ये क के बाद में बोला जाएगा अनुस्वार, क के बाद में अनुस्वार बोला जाएगा। जैसे कर्ण, यहां पे सही वर्ण लेता हूं मैं, जैसे हम सोच लें कि किसी के साथ वर्ण ये लगा, ये ऊपर हमने यहां पे लगा दिया तो अब देखिए वर्ण ये जो है ये आगे बोला जाएगा इसके। अब देखिए अनुनासिकों के बारे में भी तो हम बात कर लेते हैं। अनुनासिक क्या होते हैं? अयोगवाह तो 2 है, आपको शायद समझ में आ गए हैं। अनुनासिक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से देख ले आप सभी साथी। अनुनासिक के बारे में देखिए मित्रों, अनुनासिक एक चंद्रबिंदु हम लगाते हैं ना, देखिए यहां ऊपर इस प्रकार से, वो ही अनुनासिक है आपका। अनुनासिक वर्णों का उच्चारण मुख व नासिका से होता है, मुख और नासिका दोनों से इनका उच्चारण होता है। जैसे कांच, ढांचा, देखिए बोलने का प्रयास कीजिए, नाक से और मुंह से, दोनों जगह से आपकी वायु है वो निकलेगी दोस्तों। अब देखिए अनुनासिक वर्ण न तो स्वर होता है और नहीं तो ह्रस्व स्वर होता है और नहीं दीर्घ स्वर होता है। ये ना ह्रस्व है ना दीर्घ है दोस्तों। इसका विकास अनुस्वार से हुआ है, अतः अनुस्वार अंगी मुखैया है और यह क्या है? उसका अंग है। अनुस्वार का ही अंग है अनुनासिक, इसका विकास है जो अनुस्वार से हुआ है दोस्तों। आगे देखिए, इसका प्रयोग स्वर के साथ होता है, अनुस्वार का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है तथा उच्चारण स्वर के बाद होता है। यह अनुस्वार या अनुनासिक दोनों के लिए लागू होता है। केवल नासिका से उच्चारण होने के कारण इसे नासिकीय ध्वनि भी कहा जाता है। अनुस्वार या अनुनासिक दोनों क्या है? नासिकीय ध्वनियां हैं दोस्तों। यहां पे नाम आ रहा है स्वनिम। यह क्या होता है? एक तो हम चंद्रबिंदु लगाते हैं, लेकिन कभी कभी हम देखते हैं ऊपर की सिर्फ और सिर्फ इस प्रकार यूज करते हैं। जैसे हम लिखते हैं डॉक्टर, तो इतना ही लिखते हैं, हम इतना ही लिखते हैं ना मित्रों, डॉक्टर। अब देखिए इसको कहा जाता है स्वनिम मित्रों। स्वनिम का प्रयोग केवल अंग्रेजी शब्दों के साथ होता है, सिर्फ स्वर के साथ ही प्रयोग होता है, स्वर रहित व्यंजन के साथ प्रयोग नहीं होता है। स्वर रहित अगर कोई व्यंजन है, स्वर रहित व्यंजन, तो वहां पर इसका प्रयोग नहीं होगा। आप कहीं पर भी आपने सिर्फ क के साथ इसका प्रयोग नहीं देखेंगे, या काक के साथ इसका प्रयोग आपको मिल जाएगा, कभी क के साथ सिर्फ व्यंजन के साथ इसका प्रयोग नहीं मिलेगा दोस्तों। देखिए कॉलेज, मॉल, यहां पर क्या लगी हुई है? स्वनिम लगी हुई है। सिर्फ चंद्र जिसको हम बोलते हैं ना चंद्र, वो बिंदु नहीं है, चंद्र बिंदु होता है तो उसको तो अनुनासिक बोला जाता है। अब यहां पर देखिए आगे क्या आ रहा है आपके, थोड़ा ऊपर देखिए, यहां पर क के नीचे देखिए एक बिंदु लगा हुआ है, आगे ख के नीचे एक बिंदु लगा हुआ है, ग के नीचे एक बिंदु लगा हुआ है, ज के नीचे एक बिंदु लगा हुआ है, फ के नीचे एक बिंदु लगा हुआ है, फ के नीचे क्या लगा हुआ है? बिंदु लगा हुआ है। नुक्ता का प्रयोग उर्दू में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने करवाया, इनको कहा जाता है नुक्ता दोस्तों। ये फारसी से आगत व्यंजन है, व्यंजन होते हैं लेकिन ये फारसी भाषा से आए हुए हैं। इन 5 वर्णों को विदेशी ध्वनियों के अंतर्गत क्या किया जाता है? सम्मिलित किया जाता है दोस्तों। ये थे हमारे स्वर। इतनी डिटेल से जानकारी, कैसा भी क्वेश्चन घुमा के पूछ ले गलत नहीं होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा आपका अब आएगा आपका व्यंजन दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं व्यंजन के बारे में। देखिए
जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से हवा अवरोध के साथ निकलती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। स्वरों की सहायता से ही होगा। अगर हम बोलते हैं क तो यहां पे स्वर मिला हुआ है, अगर हम बोलते हैं प तो यहां पर स्वर मिला हुआ है, और जब आपकी वायु मुंह से बाहर निकलेगी तो यह अवरोध पैदा करके ही बाहर निकलेगी दोस्तों। अब देखिए यहां पे व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33 है। स्वरों की थी 11, कुल मूल कितने थे, 44 थे। अब देखिए ये आपके व्यंजन होते कौन कौन से हैं, ये रहे आपके सभी व्यंजन। सबसे पहले आते हैं स्पर्शी व्यंजन, जिनकी संख्या होगी आपके 25 दोस्तों। कितनी होगी, 25 संख्या होगी। 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। क वर्ग में क, ख, ग, घ, ढ। च वर्ग में च, छ, ज, ज, य। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। तो ये हो गए कितने, 25। और इनको बोला जाता है स्पर्शी व्यंजन दोस्तों। इनको क्या बोला जाता है, स्पर्शी व्यंजन इनको बोला जाता है। आगे देखिए अंतस्थ व्यंजन, ये, र, ल, व, ये होते हैं अंतस्थ व्यंजन। ये कितने हो गए आपके, ये हो गए 4। ऊष्म व्यंजन, स, श, स, है, ये कितने हो गए, 4। जोड़ लो, 25 + 4 + 4 कितने हो गए, 33 हो गए। ये है आपके मूल व्यंजन दोस्तों। अब हम पढ़ते हैं, जब वर्णमाला पढ़ते हैं तो हमें नीचे की तरफ मिलता है अक्षय, त्रे, गे, श्रेय। ये होते हैं संयुक्त व्यंजन, अक्षय, त्रे, गे और श्रेय। ये क्या होते हैं, आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। देखिए इनके बारे में भी हम पूरा अध्ययन कर लेते हैं, जिससे आपका कोई क्वेश्चन गलत ना हो दोस्तों। यहां पर देखिए नोट, अक्षय, त्रे, गे, श्रेय संयुक्त व्यंजन होने के कारण मूल व्यंजन में नहीं गिने जाते हैं। ये संयुक्त है, मिले हुए हैं, दो व्यंजन आपको यहां पर मिले हुए मिलेंगे। संयुक्त है ना, तो दो व्यंजन मिलेंगे, इस वजह से इनको किस में नहीं गिना जाता है, मूल व्यंजनों में नहीं गिना जाता है। अब देखिए ये संयुक्त व्यंजन, क्षय की बात करें तो क + श + ए मिला हुआ है। त्रे में त + र + ए मिला हुआ है। जय की बात करें तो ज + ये + ए मिला हुआ है। श्रेय के अंदर श + र + ए मिला हुआ है। ये होते हैं आपके संयुक्त व्यंजन। और आजकल जो एग्जामें हो रही है ना, वहां पर सीधा पूछा जा रहा है कि त्रे का विग्रह होगा, ये याद रखना है आपको। आपको पूछ लिया जे का विग्रह होगा तो आपको ये याद रखना है। आपको पूछ लिया क्षय का विग्रह होगा तो आपको ये याद रखना है। श्रेय का विग्रह पूछ लिया तो श + रे + ए। ये आजकल एग्जामों के अंदर क्वेश्चन है जो देखने को मिलता है दोस्तों। ये मूल जो व्यंजन थे उनके बारे में हमने पढ़ लिया। अब बात करते हैं प्रयत्न के आधार पर जो व्यंजन है उनके बारे में। ये देखिए प्रयत्न के आधार पर व्यंजन, सबसे पहले स्पर्शीय जो हमने पढ़ लिए, कैसे लेकर मैं तक के 25 वर्ण है जो स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। दूसरे आते हैं संघर्षी, या जिनको उष्म कहते हैं, संघर्ष के साथ मुंह से निकलते हैं, ये उष्म होते हैं। ये देखिए स, श, श, है, 4 है ये। स्पर्श संघर्षी, यह बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं, ये होते हैं च वर्ग वाला, च, छ, ज, झ, ये स्पर्श संघर्षी। अनुनासिक, हड़, ये, अण, न, म, ये 5 जो हमारे 5 वर्ण है, 5 वर्ग है, उनके अंतिम पंचम वर्ण ये होते हैं अनुनासिक वर्ण। पार्श्विक व्यंजन पूछ लें तो आपका कौन सा होगा, ल होगा। पार्श्विक व्यंजन कौन सा है मित्रों, ल है। अब ये क्वेश्चन तो आप साथियों ने बहुत जगह पढ़ा भी है, उत्सिप या द्विस्पृष्ट या तांडन जात, ये कौन से हैं, ये होते हैं अड और ड और ड, जिनके नीचे बिंदु लगा हुआ है, जिनके नीचे बिंदु लगा हुआ है। जबकि अगर हम पढ़ें ट, ठ, ड, ढ, यहां पर क्या आपको नीचे बिंदु मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। जबकि अगर इनके नीचे यहां पर बिंदु मिल जाए तो वो क्या होंगे, उत्सिप्त व्यंजन कहलाएंगे मित्रों। एक दूसरी बात, जो हमारा क, ख, ग, ढ होता है ना, इसमें जो ये बिंदु लगता है, ये कहां पर लगता है, यहां पर लगता है। देसी भाषा में बिंदु बोल रहा हूं मैं, जिससे आपको क्या है, आसानी से समझ में आए दोस्तों।
आगे देखिए प्रकंपित या लुंटित, प्रकंपित या लुंटित ये होता है आपके र, जिसके अलंत लगा हुआ होगा र होगा दोस्तों। ईषद स्पृष्ट, संघर्षहीन या अर्धस्वर ये होते हैं ये और वह, ये भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, पूछा जा सकता है ईषद स्पृष्ट या संघर्षहीन या अर्धस्वर किनको कहा जाता है, ये और वह को कहा जाता है दोस्तों। अब यहां पर हमें जो स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर कौन कौन से हैं, जो व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, या प्राणवायु के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, उनको पढ़ेंगे। उनसे पहले हम देख लेते हैं, क्योंकि स्वर हमने पढ़ लिए, व्यंजन हमने पढ़ लिए, तो उच्चारण स्थान इनका बहुत इंपॉर्टेंट। उच्चारण स्थानों के आधार पर स्वर और व्यंजनों का वर्गीकरण एक ही सारणी में आपके सामने यह रहा। संस्कृत के अंदर तो आपको अच्छे अच्छे सूत्र मिलते हैं, जिससे उन सूत्रों को 7, 8, 9, 11 सूत्र है उनको याद कर लो, आसानी से याद हो जाएगा। कोई बात नहीं, यहां पर भी हम आराम से देखेंगे, आराम से समझ में आ जाएगा दोस्तों। सबसे पहले चलिए मित्रों यहां पर देखिए, मैं क्या करता हूं, आपके सामने एक मुख आकृति बना लेता हूं, जिससे आपको क्या हो, आसानी से याद हो। ये देखिए, ये हमारा क्या बना रहा हूं मैं, मुख बना रहा हूं। ये देखिए थोड़ा सा बनेगा अजीबोगरीब, लेकिन हम काम चला लेंगे मित्रों। ये हमारा आंतरिक मुंह है और ये यहां से नीचे जा रही है हमारी, ये हो गया गला दोस्तों। अब देखिए सबसे पहले आ रहा है हमारा कंठे। अब बताइए मित्रों कंठ कहां पर है हमारा, कंठ यहां पर है हमारा। कंठ कहां पर है, यहां पर, थोड़ी सी में यहां पे, कंठ कहां पर है, यहां पर है हमारा। इतना ही चिन्ह करूंगा। कंठ से होगा ए आ क ख ग ग ड है और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान होता है। स्वर में तो ए आएगा और व्यंजन में आएगा क ख ग घ ड़ है और विसर्ग, इनका होता है कंठ से उच्चारण स्थान। कंठ से आगे बढ़ते हैं तो आता है तालव्य। क्या आता है मित्रों, तालव्य आता है। तालु कहां पर होती है हमारी, बताइए मित्रों बताइए। तालु, तालु यहां पर होती है, ये तालु। यहां से होगा ए आ के बाद में क्या, ई। तो देखिए ए आ यहां से, ई यहां से। आप इस चित्र को देखते हुए चलिए, कैवर्ग आ गया, बचा क्या, चैवर्ग। उसके बाद चैवर्ग आता है च, छ, ज, ये और स। ये और स ये दूसरी लाइन से प्रारंभ हो रहे हैं, कंठ से नहीं, तालु से। यहां पर ये आगे र, फिर ल। ये देखिए इंपॉर्टेंट चीज है, ये र ल, वह है जो आगे आएगा, दंतोष्ट होता है ना वह, और स, तीनों से देखिए स, श आ गया ना तीनों, तो ये लाइन से आएंगे, ये याद रखने आपको। बात करें मूर्धन्य, मूर्धन्य यानी मुर्दा, ये कहां पर होती है हमारी, ये हो गई हमारी मूर्धन्य यहां पर मित्रों। अब देखिए मुर्दा से री हो गया पहला आपका, क्या है ये, स्वर है। इसके अलावा टैवर्ग, टे, ठ, ड, ढ, ड, यहां पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये ड है मित्रों यहां पे, और हणे र स, ये क्या होंगे आपके मूर्धन्य होंगे दोस्तों, जिसके अंदर उत्सिप्त व्यंजन भी आ रहे हैं, दोनों के दोनों। जो उत्सिप्त व्यंजन थे ना हमारे ड और ढ, वो भी यहां पर आ गए। अब तीसरा है दंते। दंत कहां पर है हमारे, यहां पर है, तो ये हो गया आपका दंते दोस्तों। दंते से देखिए, स्वर का किसी का भी कोई उच्चारण दंत से नहीं होता है, दंत से सिर्फ व्यंजनों का उच्चारण होता है, जिसमें है तैवर्ग आपका त, थ, द, द, न और ल और स, ल और स दोस्तों। अब बच्चा क्या आगे, ओष्ठ बच गए यहां पर, ये ओष्ठ आ गए आपके आगे, ये क्या है ओष्ठ। ओष्ठ से देखिए ऊ, दो तो क्या बच गए, ऊ और ऊ, ये तो बच गए स्वर। इसके अलावा देखिए प, फ, ब, म, प, फ, ब, म, ये क्या आपके पैवर्ग है जिसका। तो देखिए कंठ से कैवर्ग, तालु से चैवर्ग, मुर्दा से टैवर्ग, दंत से तैवर्ग और ओष्ठ से पैवर्ग। ये आपका जहां पर मैंने ये बनाया ना, ये पूरा का पूरा यहां पर काम कर गया ना मित्रों। अब बचती क्या, नासिका, नाक बचता आपका। तो नासिका से देख लिए, कोई स्वर का उच्चारण नहीं होता नासिका से। हड़े, ये, महणे, न, म, यानी पंचम वर्ण, जो पंचम वर्ण है उनका उच्चारण होता है नासिका से। इसके अलावा अगर हम बात करें मित्रों, तो हमारा अनुस्वार है और हमारा अनुनासिक है, इनका भी उच्चारण कहां से होता है, नासिका से होता है। अनुस्वार अनुनासिक तो आ गया, विसर्ग का उच्चारण कंठ से हो जाता है दोस्तों। अब देखिए यहां पे कंठ तालु, कंठोष्ठ और दंतोष्ठ,
ये दो दो जगह से उच्चारित होते हैं। कंठ तालु से तो ए आई, कंठोष्ठ से, कंठ और ओष्ठ से ओ और औ, और दंतोष्ठ से व और फ। इस फ के नीचे मित्रों यहां पर ध्यान से देखिए, फ है ना, इसके नीचे बिंदु लगा हुआ है। फ के नीचे क्या लगा हुआ है मित्रों? बिंदु लगा हुआ है। इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, ये ना हो कि इसको आप भूल जाए दोस्तों। तो इनका उच्चारण सबसे ज्यादा एग्जाम में वही पूछा जाता है, व का उच्चारण स्थान कहां पर है। तो ये आपको क्या करना है, याद रखना है इनको। नुक्ता व्यंजन, ये फ क्या आपका नुक्ता व्यंजन होता है दोस्तों। यह है उच्चारण स्थान। बस इतना ही याद रख लो, इतनी सारणी आपको याद है तो उच्चारण स्थान का इससे बार आपको क्वेश्चन है जो नहीं देखने को मिलेगा दोस्तों। अब हम थोड़े व्यंजनों के जो स्वर तंत्री और आपके प्राण तत्व है या प्राण वायु है उसके आधार पर जो प्रकार है उनको देख लेते हैं। चलिए मित्रों व्यंजनों में आगे देखते हैं। स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण दो प्रकार के होते हैं, एगोस और सैगोस या गोस दोस्तों। एगोस के अंदर देखिए, एगोस के अंदर जिन ध्वनियों के उच्चारण में जो स्वर तंत्रियों हैं उनमें कंपन नहीं होता है उन्हें एगोस कहते हैं। वे व्यंजन जिनका अगर हम उच्चारण करते हैं तो जो हमारी स्वर तंत्री है उसमें कंपन ना हो तो उनको क्या जाता है, एगोस कहा जाता है, एगोस व्यंजन कहा जाता है। ये कुल व्यंजनों के 13 होते हैं। कितने होते हैं मित्रों? 13 होते हैं कुल ये। अब देखिए 13 कौन कौन से हैं, ट्रिक देख लीजिए। पहला प्लस दूसरा बराबर 3 से। पहला दूसरा कौन सा? वर्ग का पहला और द्वितीय व्यंजन, प्रथम व द्वितीय व्यंजन, और 3 से यानी श। ये तीनों के तीनों से है जो आपके क्या होते हैं, एगोस होते हैं मित्रों। देखिए क ख च छ ट ढ त थ प फ तथा स। स्वर तंत्री में कोई कंपन नहीं हो रहा है तो क्या है, एगोस है। और कुल कितने वर्ण है, 13 व्यंजन वर्ण है दोस्तों। दूसरा प्रकार कौन सा है, सैगोस है दोस्तों। अब सैगोस के बारे में देख लीजिए मित्रों। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, स्वर तंत्रियों में अगर कंपन होगा तो उन्हें सैगोस कहते हैं। और कुल 31 वर्ण ये होते हैं। कितने होते हैं, 31 वर्ण ये होते हैं दोस्तों। अब यहां पर 31 वर्ण क्यों है, क्योंकि स्वरों को भी साथ में लिया गया है, स्वरों को भी साथ में लिया गया है। स्वर 11 है, अब 31 में से 11 निकाल दो, बचेंगे 20, तो 20 किस में आ जाएंगे आपके, सैगोस। 20 व्यंजन है जो किस में आ जाएंगे, सैगोस में। ट्रिक देखिए 3 4 5 यारू में लव हो रहा है जिसका स्वर गूंज रहा है। 3 4 5 यारू में, यहां पे या से ये, रू से रे, ल से ल, व से व, ये हो गया। देखिए ये रहा आपका ये रे ले व। अब देखिए हो रहा है हो से है आ गया आपका, तो ये है आ गया। साथ में स्वर गूंज रहा है यानी कि सभी के सभी स्वर। तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, तो तीसरा चौथा पांचवा वर्ण वर्ग का होगा ग गड़ ज झ ये ड डण द ध न ब ब म। अब देखिए ये रे ले व है और सभी के सभी स्वर है जो सैगोस या एगोस के अंदर आते हैं। आ गया समझ में मित्रों? यह था हमारा स्वर तंत्री के कंपन के आधार पर वर्गीकरण। अब हम बात कर लेते हैं प्राण तत्व। प्राण तत्व या प्राण वायु या श्वास के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। इसमें अलप प्राण और महाप्राण दो प्रकार के व्यंजन होते हैं मित्रों। अब देखिए मित्रों, अलप प्राण और महाप्राण स्वरों को भी साथ में लिया गया है। अलप प्राण के अंदर देखिए कौन से आएंगे, जिन वर्णों के उच्चारण में कम श्वास बाहर निकलती हो वो अलप प्राण कहलाते। प्राण, प्राण का मतलब प्राण वायु, और जहां पर कम प्राण वायु बाहर निकले किसी का उच्चारण करने पर उनको अलप प्राण बोलेंगे। ट्रिक देखो, वर्गों के विषम वर्ण, जो वर्ग है हमारा पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, 5 वर्ग है, उनके विषम वर्ण यानी पहला तीसरा और पांचवा वर्ण विषम है ना ये, और ये रे ल व और स्वर ये किस में आएंगे, अलप प्राण में आएंगे। देखिए वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ण ये रे ल व और सभी स्वर किस में आते हैं, अलप प्राण के अंदर आते हैं दोस्तों। तो प्राण वायु या श्वास के आधार पर अलप प्राण, और दूसरा प्रकार है जो है महाप्राण दोस्तों। देखिए महाप्राण के बारे में, जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक श्वास की आवश्यकता होती है उनको महाप्राण कहते हैं। देखिए ट्रिक, 3 सकार के साथ समवर्ण और है। 3 सकार यानी स
और अंत में क्या दिया है, तो ये है। साथ में क्या है, समवर्ण, तो दूसरा और चौथा वर्ण दोस्तों। अब देखिए यहां पे हम स्वरों की बढ़ें तो सभी स्वर सघोष होते हैं और अल्प प्राण होते हैं, यानी स्वरों के अंदर जो प्राणवायु है बहुत कम निकलती है, तो क्या हो गए, अल्प प्राण हो गए। दूसरी हम बात करें सघोष, यानी कि स्वरों का जब उच्चारण करते हैं तो स्वर तंत्रियों में आपके है जो कंपन होगा, इस वजह से सघोष होते हैं दोस्तों। यह था हमारा टॉपिक, क्या था, भाषा एवं वर्ण विचार। कैसा लगा मित्रों आज का आपको ये टॉपिक, एक बार कमेंट करके बता दें। अगर अच्छा लगा है तो ये कमेंट करके बता देना मित्रों कि जो हिंदी व्याकरण है कंप्लीट इसी प्रकार हमें करवा दें दोस्तों। प्रतिदिन करवाऊंगा और 1 महीने के अंदर कंप्लीट हिंदी व्याकरण और शिक्षण विधियां आपको करवा दूंगा। वीडियो को लाइक, शेयर और जो भी नए साथी है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।